नमस्कार दोस्तों, AW की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो भक्ति काल चल रहा है। भक्ति काल में हमने कृष्ण भक्ति शाखा में जो है सगुण भक्ति शाखा में कृष्ण कृष्ण के सभी मतलब कृष्ण काव्य के सभी संप्रदायों को देख लिए और उसके बाद कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की प्रमुख पंक्तियों को देख लिए। अब इसके बाद हम आ गए हैं भक्ति काल के अन्य प्रवृत्तियाँ और कवि। अब आज का टॉपिक हमारा है भक्ति काल के अन्य कवि, अन्य काव्य और प्रवृत्तियाँ एवं कवि। अब हम जो है कृष्ण भक्ति शाखा के जो है अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं सगुण भक्ति शाखा में। तो चलिए देखते हैं भक्ति काल के अन्य प्रवृत्तियाँ और कवि। तो देखिए पहला ही आ गया, पहली लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, भक्ति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ एवं कवि। अब देखिए इसमें जो अन्य कवि बचे हुए हैं उनके बारे में बताया गया है। सभी कवि तो मुख्य रूप से हो गए हैं, जैसे जितने संप्रदाय के थे जो कुछ थे सब हो गए, कृष्ण भक्ति राम भक्ति सब हो गए। अब इसके बाद जितने अन्य कवि बचे हैं जो किसी से नहीं जुड़े हैं उनके बारे में। तो वीर काव्य है, सन 1454 ईस्वी में श्रीधर कृत रणमल छंद डिंगल में ऐतिहासिक चरित काव्य का प्रथम ग्रंथ है। तो देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि रणमल छंद जो है किसका ग्रंथ है, तो श्रीधर का है। कब लिखा गया, 1454 में लिखा गया। यह एक किस भाषा में है, डिंगल में ऐतिहासिक चरित का प्रथम ग्रंथ है। ये किस भाषा में लिखा गया है, डिंगल भाषा में ऐतिहासिक चरित काव्य का प्रथम ग्रंथ है। मान लीजिए पूछा जाए कि रणमल छंद डिंगल भाषा में कैसा ग्रंथ है, तो एक ऐतिहासिक चरित ग्रंथ है। कब लिखा गया, ये वीर काव्य है। कब लिखा गया, 1454 में। उसके बाद देखिए रणमल छंद के बारे में है। रणमल छंद में ईडर के राजा रणमल छंद और पाटड़ के सूबेदार, यानी कि जो है विषय वस्तु बता रहा है कि रणमल छंद की विषय वस्तु क्या है, तो इसकी विषय वस्तु है ईडर के राजा रणमल राठौर और पाटड़ के सूबेदार जफर खां के युद्ध का वर्णन 70 छंदों में निबद्ध है। कितने छंदों में है, 70 छंदों में। क्या है रणमल में, तो राजा रणमल और पाटड़ के सूबेदार जफर खां के युद्ध का वर्णन है और ये वर्णन कितने छंदों में लिखा गया है, 70 छंदों में। इसके बाद देखिए भक्ति काल के अन्य वीर काव्य और कवि निम्नांकित हैं। ग्रंथ कौन कौन से हैं, देखिए विजयपाल वीर काव्य है ना, तो विजयपाल रासो, नल्ल सिंह, इनकी विषय वस्तु क्या है, इनका विजयपाल और पंग का युद्ध है। विजयपाल रासो में क्या है, विजयपाल और पंग के युद्ध का वर्णन है। राव जैतसी रासो में राव जैतसी हैं, इनकी विषय वस्तु क्या है, राव जैतसी हैं और कामरान का युद्ध है। तो विजयपाल रासो में विजयपाल और पंग का युद्ध वर्णन है। राव जैतसी रासो में राव जैतसी और कामरान का युद्ध वर्णन है। बिरुद छिहत्तरी में महाराणा प्रताप का यशोगान है। राणो रासो, ये दोनों तो उतना नहीं इम्पोर्टेंट है। राणो रासो किसका है, दयाराम का है। और ये क्या है, सिसोदिया कुल के राजाओं का वर्णन है। राणा रासो में क्या है, सिसोदिया कुल के राजाओं का वर्णन है। तो राणा रासो में क्या है, सिसोदिया कुल के राजाओं का वर्णन है। रतन रासो किसका है, कुंभकर्ण का है। कुंभकर्ण का है, इनकी विषय वस्तु क्या है, रतलाम के महाराज रतन सिंह का प्रशस्ति वर्णन है। तो रतन कहाँ के थे, रतलाम के। उन्हीं का प्रशस्ति का मतलब युद्ध सम्मति वर्णन, वीरतापूर्ण गाथा। क्याम खां रासो न्यामत खाजान का है। क्याम खां चौहान के वंशजों के युद्ध का वर्णन है। तो विजयपाल रासो लिखा किसने है, देखिए नल्ल सिंह ने। इनके विषय वस्तु है विजयपाल और पंग का युद्ध वर्णन है। राव जैतसी रासो राव जैतसी और कामरान का युद्ध वर्णन है। बिरुद छिहत्तरी किसका है, महाराणा प्रताप का यशोगान है। राणा रासो सिसोदिया कुल के राजाओं का वर्णन है। रतन रासो कुंभकर्ण का है, रतलाम के महाराजा रतन सिंह का प्रशस्ति वर्णन है। क्याम खां रासो क्याम खां चौहान के वंशजों के युद्ध का वर्णन है। तो अब हम इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए छंद भी पूछा जाता है, जैसे विजयपाल रासो में छंद पूछा जाता है 42। तो विजयपाल
कि कवि कौन है? नल्ल सिंह है। और विजयपाल रासो में कितने छंद हैं? 42। कब लिखा गया? 1543 ईस्वी में लिखा गया। राव जयसी रासो में 90 छंद हैं। कितने छंद हैं? 90, जिसमें विजयपाल का ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद है राणा रासो में 875 हैं। बिरुद छिहत्तरी में 76 हैं। देखिए इसमें छिहत्तरी लिखा ही है तो इसमें 76 छंद हैं दोहा में। और राणा रासो दयाराम का है 875। सिसोदिया कुल की राजाओं का वर्णन है। ये इसका सन है 1626 ईस्वी। रतन रासो कुंभकर्ण का है। कब लिखा गया? 1624 ईस्वी में। रतलाम के महाराज रतन सिंह का प्रशस्ति वर्णन है। रतलाम के महाराज रतन सिंह का प्रशस्ति वर्णन है इसमें। क्याम खा रासो किसका है? न्यामत खाजान का। वर्ष कब है? 1634 में। क्यामत खां चौहान के वंशजों के युद्ध का वर्णन है। क्यामत खां चौहान के वंशजों के युद्ध का वर्णन है इसमें। ये कब लिखा गया? 1634 में। तो विजयपाल रासो नल्ल सिंह 1543 में लिखा गया, 42 छंद हैं। रावजी जयसी 43 में लिखा गया, 90 छंद हैं। बिरुद छिहत्तरी 76 छंद हैं। राणा रासो 1624 में लिखा गया, 875 छंद हैं। और रतन रासो कुंभकर्ण 1624 में लिखा गया। और क्यामत खां रासो 1634 में लिखा गया। तो ये इम्पॉर्टेंट, इसमें विजयपाल, रावजी जयसी, राणा रासो, रतन रासो, क्याम खां रासो, ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं। आगे देख लेते हैं प्रबंध चरित काव्य। सन 1354 ईस्वी में जैन कवि सुधारू अग्रवाल द्वारा रचित प्रद्युम्न चरित। प्रद्युम्न चरित किसने लिखा? सुधारू अग्रवाल ने। यह हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य। अगर प्रबंध काव्य पौराणिक प्रथम प्रबंध काव्य पूछा जाए तो क्या है? प्रद्युम्न चरित। किसने लिखा? सुधारू अग्रवाल ने। कब लिखा गया? 1354 ईस्वी में। कब लिखा गया? 1354 ईस्वी में। ये एक ऐसा है, एक प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य है। भक्तकालीन अन्य प्रबंधात्मक चरित काव्य निम्नांकित है। पंच पांडव चरितरास इम्पॉर्टेंट है। शालिभद्र शूरी की रचना है। किसमें लिखा गया? अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी। अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी। गौतम रास भी किसमें है? अपभ्रंश, जिसमें ये बहुत मोस्ट है। पंच पांडव चरितरास, शालिभद्र शूरी अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। गौतम रास अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी है। हरिश्चंद्र पुराण जाखू मड़ियार किस भाषा में लिखा गया? ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। कुमार पाल रासो देवप्रभ का है, राजस्थानी हिंदी है। कान्हड़ दे प्रबंध पद्मनाभ नाभ का है, राजस्थानी हिंदी है। कान्हड़ दे प्रबंध पद्मनाभ का है, राजस्थानी हिंदी है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पंच पांडव चरितरास किसका है? शालिभद्र शूरी का है। किस भाषा में? अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। गौतम रास अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। हरिचंद पुराण जाखू मड़ियार ब्रजभाषा। कुमार पाल रासो देवप्रभ राजस्थानी हिंदी। कान्हड़ दे प्रबंध किसका है? पद्मनाभ का। किसमें लिखा है? राजस्थानी हिंदी में लिखा हुआ है। अब देख लीजिए नीति काव्य। नीति काव्य सन 1486 ईस्वी में पद्मनाभ ने सर्वप्रथम हिंदी में विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचना की, यानी कि बहुत बिल्कुल शुद्ध। तो नीति काव्य 1448 में पद्मनाभ ने सबसे पहले हिंदी में विशुद्ध रूप में नीति काव्य की रचना की। पद्मनाभ ने डूंगर बानी शीर्षक से नीति काव्य की रचना की। इसमें कुल 53 छप्पे हैं। कुल कितने छप्पे हैं? 53 छप्पे। पद्मनाभ ने डूंगर बावनी में शीर्षक से नीति काव्य की रचना की। इसमें कुल 53 छप्पे हैं। पूछा जाता है कि डूंगर बानी किसकी रचना है? तो किसकी है? पद्मनाभ की। भक्तकालीन अन्य नीति काव्य और नीतिकार निम्न हैं। कौन कौन से नीतिकार हैं? ठाकुर की रचना, ठाकुर सिंह की रचना है कृपण चरित्र, पचेंद्री बेली। छीहल का पूछा जाता है। पंचसहेली और बावनी। छीहल की क्या है? छीहल की इम्पोर्टेंट है। पंचसहेली 1518 में, बावनी 1527 में। जमाल दोहावली। देवीदास का है राजनीति के कवित्व। उदयराज का है उदयराज को दूहा 1603 ईस्वी। बान कवि कलिचरित्र। वाजिद दादू के शिष्य हैं ग्रंथ पुराण उत्पत्तिनामा, ग्रंथ प्रेमनामा। तीसरा है ग्रंथ गरजनामा, साखी वाजिद। ये कोई इम्पोर्टेंट बहुत नहीं है। हाँ, बनारसी दास का है अर्ध कथानक, समय सार नाटक।
ये इम्पोर्टेंट है। और भाषा सूक्त मुक्तावली, तो बनारसी दास का क्या है, नौरस पद्यावली है, समय सार नाटक है, बनारसी विलास है, अर्धकथानक है, भाषा सूक्त मुक्तावली है। बनारसी दास का क्या है, अर्धकथानक, भाषा सूक्त मुक्तावली, बनारसी विलास, समय सार नाटक। राज समुद्र का है शालभद्र चौपाई, गयस कमाल चौपाई, प्रश्नोत्तर रत्नमाला, कर्म बत्तीसी, सील बत्तीसी, बालाबोध। कुशल वीर भोज चौपाई, सीलवती रास, कर्म चौपाई, वर्णन संपुट, उद्यम कर्म संवाद। तो इसमें बनारसी दास का समय सार नाटक, अर्धकथानक और भाषा सूक्त मुक्तावली, यही 3 इम्पोर्टेंट। अब देखिए उसके बाद अकबरी दरबार का कवि, क्योंकि देखिए जो कृष्ण काव्य से और उससे सबसे बचे हुए थे सभी संप्रदायों से, वो अन्य कवि हैं इसमें, तो वही सब समाहित किए गए हैं। अकबा अकबरी दरबार का काव्य, भक्ति काल के दरबारी कवियों का काल क्रमानुसार वर्णन है। टोडरमल ने क्या लिखा, 1493 से 1589 में कुछ फुटकर छंद। नरहरि महापात्र ने क्या लिखा, रुक्मणी मंगल, छप्पनीति, कवित्व संग्रह। रुक्मणी मंगल इनका नरहरि महापात्र का सुना जाता है। बीरबल ब्रह्म, कुछ फुटकर छंद हैं। तानसेन 1531, संगीत सार, रागमाला, गणेश स्तोत्र। गंग का है गंग पदावली, इसमें तो गंग लगा है, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। पृथ्वीराज का, ये इम्पोर्टेंट है, बेल कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज। पृथ्वीराज का 1549 में, बेल कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज, श्यामलता दशरथ रावत, वासुदेव राव उत, गंगा लहरी। तो पृथ्वीराज का इम्पोर्टेंट है, बेल कृष्ण रुक्मणी रे पृथ्वीराज कथे, ये इम्पोर्टेंट है। रहीम दास का 1553 में जन्म हुआ और 1600 में मृत्यु हुई। रहीम दास की रचना, रहीम दास की सब इम्पोर्टेंट है, जितनी रचना है इनकी सब मोस्ट है। दोहावली ओम सतसई है, नाई का भेद है, नगर शोभा है, और 4 मदनाष्टक है, 5 खेल कौतुकम है, 6 श्रृंगार सोरठा है, रास पंचाध्यायी है। रहीमदास की दोहावली अससई है, बरबे नाई का भेद है, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेल कौतुकम, श्रृंगार सोरठा, रास पंचाध्यायी। कविगंग बीरबल के बाल सखा एवं रहीमदास की विशेष कृपा पात्र थे। बीरबल के क्या थे, कविगंग जो है बीरबल के क्या थे, बाल से यानी बचपन के मित्र थे, और रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे। कविगंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा, जिस कारण नूरजहां ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दी। कहा जाता है कि नूरजहां ने जो है खुर्रम को, खुर्रम थे, उनकी प्रशंसा में एक लिख दिया छंद, जिससे ईर्ष्यावश नूरजहां ने उन्हें हाथी से कुचलवा दिया। कविगंग का अंतिम छंद है, कबहू को न भड़ुआ रण चढ़े, कबहू को न बाजी बंग, सरस प्रभा सभा भी प्रणाम कर, विदा होत कवि गंग। उनका अंतिम छंद है, मृत्यु के समय उन्होंने कहा, अंतिम मतलब अंत में बिल्कुल कहा था कि कबहू न भड़ुआ रण चढ़े, कबहू न बाजी बंग, सरस सभाई प्रणाम कर, विदा होत कवि गंग। भिखारी दास मोस्ट है इनकी पंक्ति भाई। तुलसीदास, तुलसी गंग दो भय शुकवन के सरदास, ये बहुत पूछी जाती है पंक्ति, इसे हमें रट लेना है। तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, इम्पोर्टेंट है। रहीमदास का मूल नाम कभी कभी पूछा जाता है, अब्दुल रहीम खान खाना है। इनकी रचनाओं की खोज सर्वप्रथम भरतपुर के मायाशंकर याज्ञिक ने किया। मान लीजिए पूछा जाए कि रहीमदास का मूल नाम क्या है, तो अब्दुल रहीम खान खाना है। इनकी रचनाओं की खोज सर्वप्रथम भरतपुर के मायाशंकर याज्ञिक ने किया। मान लीजिए पूछा जाए कि रहीमदास की रचनाओं की खोज किसने की, तो मायाशंकर याज्ञिक ने किया। देखिए रहीमदास की रचना इम्पॉर्टेंट है, इनका हमें छंद, भाषा, विषय सब देखना है। तो दोहावली देखिए इनकी रचना है, नगर शोभा है, श्रृंगार सोरठा है, मदनाष्टक है, बरवै नाई का भेद है। तो इनके छंद भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं। तो दोहावली में कितने छंद हैं, 300। नगर शोभा में 144 छंद है, श्रृंगार सोरठा में 6 हैं, मदनाष्टक में 8 हैं। तो दोहावली की भाषा क्या है, ब्रज है। नगर शोभा ब्रज भाषा है, श्रृंगार सोरठा भी ब्रज भाषा में। मदनाष्टक कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रहीम की कौन सी रचना की भाषा खड़ी बोली है, तो रहीम की मदनाष्टक की भाषा क्या है, खड़ी बोली है। और बरबै नाई का भेद क्या है, अवधी में है।
तो दोहावली का विषय क्या है? नीति के दोहे। दोहावली का विषय क्या है? नीति के दोहे। नगर शोभा का विषय क्या है? विभिन्न जाति की स्त्रियों का वर्णन है। नगर शोभा में रहीमदास जी ने किसका वर्णन किया है? विभिन्न जाति की, यानी जितनी जातियां हैं उनका वर्णन किया है, स्त्रियों का। श्रृंगार सोरठा में श्रृंगार का वर्णन किया है। मदनाष्टक में कृष्ण का रासलीला वर्णन किया है। वर्व नायिका भेद में नायिका भेद का निरूपण किया है। तो इनकी हमें ध्यान, दोहावली ब्रज भाषा में है, नीति के दोहे हैं दोहावली में। दोहावली है तो इसमें दोहे होंगे। नगर शोभा, नगर की बात है तो इसमें नगर की विभिन्न जातियों का वर्णन है। श्रृंगार सोरठा में श्रृंगार का वर्णन है। मदनाष्टक में कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। वर्व नायिका भेद में नायिका भेद का निरूपण है। उसके बाद है वर्व नायिका भेद, अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपण ग्रंथ है। इनकी रचना संस्कृत की भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। पूछा जाता है कि जो वर्व नायिका भेद है रहीमदास की, वो किसके आधार पर उसका मतलब वो उसकी रचना की गई है? पहली बात, वर्व नायिका कैसा भेद है? तो रीत निरूपक ग्रंथ है। प्रथम रीत निरूपक ग्रंथ कौन सा है? वर्व नायिका भेद है रहीमदास का। और इसकी रचना किस भाषा में? इसकी रचना का आधार क्या है? संस्कृत की भानुदत्त की रसमंजरी से लिया गया है। इसका आधार क्या है? भानुदत्त की रसमंजरी। पूछा जाता है कभी कभी वर्व नायिका भेद का आधार क्या है? तो भानुदत्त की रसमंजरी, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी। रहीमदास ने संस्कृत, फारसी, हिंदी मिश्रित भाषा में खेल कौतुक जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। रहीमदास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेल कौतुक जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। और जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि रहीमदास का संस्कृत और फारसी, हिंदी तीनों भाषाओं में कौन सा ज्योतिष ग्रंथ है? तो वो खेल कौतुक जातकम है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि रहीम का हृदय द्रवीभूत, रहीमदास के भाई जितने भी जो है वो होते हैं, परिभाषाएं होती हैं, वो पूछी जाती हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने रहीमदास के बारे में लिखा कि रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता। ये शुक्ल जी का जो है परिभाषा है, रहीम के बारे में शुक्ल जी की परिभाषा है। अब हम आगे देखिए रीति काव्य। अब कितने लोग हैं जो रीति काव्य पर रचना किए हैं, यानी रीति परंपरा में? तो हिंदी की रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि कौन है? कृपाराम है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए, इन्हें शुक्ल जी भी मानते हैं, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रचना काल की दृष्टि से रीति काव्य परंपरा में पहला कवि कौन है? तो कृपाराम है। सन 1541 ईस्वी में कृपाराम ने दोहा छंद में हित तरंगड़ी नामक रीति काव्य की रचना की। यह 5 तरंगों में विभक्त है। सन 1541 ईस्वी में कृपाराम ने दोहा छंद में हित तरंगड़ी नामक रीति काव्य की रचना की। यह 5 तरंगों में विभक्त है। तो जो है दोहा काव्य, मतलब जैसे पूछा जाए कि हित तरंगड़ी किसकी रचना है? तो कृपाराम की रचना है। कब लिखा गया? 1541 में। यह कितने तरंगों में विभक्त है? या 5 तरंगों में विभक्त है। हित तरंगड़ी की भाषा पूछी जाए तो ब्रजभाषा है। हिंदी तत्सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। अब देखिए भक्ति काल के अन्य प्रमुख रीति निरूपक कवि। सुंदर कविराम ने क्या लिखा? सुंदर श्रृंगार लिखा। न्यामत खां ने क्या लिखा? खाजान ने रसकोश लिखा। कवि वल्लभ श्रृंगार तिलक रसमंजरी लिखा। बलभद्र ने शिखनख बलभद्री व्याकरण गोवर्धन सतसई हनुमान नाटक और दूषण विचार। तो इनका गोवर्धन सतसई, बलभद्र ने क्या लिखा? गोवर्धन सतसई, हनुमान नाटक, दूषण विचार। मोहनलाल ने श्रृंगार सागर, मुबारक तिलक शतक, अलग शतक। अन्य कवि नरोत्तम दास का जन्म सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था? नरोत्तम दास का जन्म कहाँ हुआ था? सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे में हुआ था। नरोत्तम के प्रमुख कृतियाँ कौन है? सुदामा चरित खंडकाव्य, ध्रुव चरित, विचार माला। नरोत्तम दास की प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं? सुदामा चरित है, ध्रुव दास है, विचार माला। नरोत्तम भी मोस्ट है।
तो इनकी हमें रचनाएँ बिल्कुल याद कर लेनी है। तो नरोत्तम दास का जन्म कहाँ हुआ था? सीतापुर ज़िले में हुआ था, जो कि कहाँ है? बाड़ी कस्बे में है। और नरोत्तम की प्रमुख कृतियाँ हैं सुदामा चरित है, जो कि एक खंड काव्य है, ध्रुव जो कि बहुत फ़ेमस भी है, ध्रुव चरित है और विचार माला है। तो जो है अब हमारा ये खत्म हुआ आज, भक्ति काल का समापन हो गया। अब हम जो है रीति अब कल हमारा टॉपिक होगा रीतिकाल। अब रीतिकाल को हम अच्छे से पढ़ेंगे और जितना पढ़ाए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, पिछला जो है देख लीजिए। तो आज इतना ही, धन्यवाद।